नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार से आज बहुत सनसनीखेज खबर आई है। भागलपुर में फैमिली के झगड़े में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे विश्वजीत आनंद की हत्या हो गई। विश्वजीत को उसके सगे भाई जयजीत आनंद ने गोली मारी। भाइयों के झगड़े में उनकी मां भी घायल हुई है। हालांकि मामला घरेलू विवाद का है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट का है, झगड़ा दो भाइयों का है, लेकिन नित्यानंद राय के रिश्तेदारों का मसला था, इसलिए बिहार की राजनीति में यह बड़ा इशू बन गया। विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। इसी चक्कर में आज एक बार फिर विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक हुई। नीतीश ने एक बार फिर राबड़ी देवी पर कमेंट किए। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस मर्डर केस को बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। राबड़ी देवी ने कहा, होली के बाद बिहार में खून बह रहा है। एक हफ्ते में 22 मर्डर हो गए हैं। सरकार की तरफ से अशोक चौधरी ने राबड़ी को 2005 से पहले का वक्त याद दिला दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में बिहार में कानून का खौफ कम हो गया है? लोगों को अवैध हथियार इतनी आसानी से कैसे मिल रहे हैं? बात बात पर लोग फायरिंग क्यों कर रहे हैं? और पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? आखिर नीतीश बार बार राबड़ी देवी पर हमले क्यों करते हैं? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि भागलपुर में हुआ क्या। भागलपुर के जगतपुर गांव में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन का परिवार रहता है। उनके दो भांजे हैं, विश्वजीत आनंद और जयजीत आनंद। दोनों में आपसी विवाद था। आज सुबह घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। बात हाथापाई तक पहुंची। फिर दोनों भाइयों ने पिस्तौलें निकाल ली। जयजीत ने विश्वजीत पर फायर कर दिया। विश्वजीत ने भी फायरिंग की। दोनों भाई घायल हुए। मां भी बचाव करने आई तो मां को भी गोली लगी। फायरिंग के कारण पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने दोनों भाइयों और उनकी मां को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान विश्वजीत आनंद की मौत हो गई। जयजीत की हालत भी गंभीर है। उसे पटना रेफर किया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, सबूत इकट्ठे किए, लेकिन हैरानी की बात है कि जिन हथियारों से फायरिंग की गई वो गायब है। वो पुलिस को नहीं मिले। क्योंकि जयजीत पर पहले से आर्म्स एक्ट के तहत एक केस दर्ज है, इसलिए पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूकें लाइसेंसी थी या नहीं। नवगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि फायरिंग में जो हथियार इस्तेमाल हुए वो गैर कानूनी थे। गोली चलने जो चला है मैडम, किस हथियार से? देखिए, उसमें एक पिस्टल से चला है, जो कि अभी तक हमारी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है कि वो अवैध है, लाइसेंस हथियार नहीं था। और बाकी हम लोग आर्म्स को रिकवरी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और हम लोग उसको ज़रूर रिकवर करेंगे। एक ही हथियार थी या दोनों? ये अनुसंधान का पार्ट है। ये हम लोग अभी अनुसंधानरत हैं, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। आज 13 महीने के बाद पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ट्रैफिक एक बार फिर शुरू हो गया। पंजाब पुलिस ने फरवरी से चल रहे किसान संगठनों के धरने को खत्म करवा दिया। तंबू उखाड़कर फेंक दिए। सड़कों पर लगे कंक्रीट के बोल्डर को खोदकर हटा दिया। बैरिकेड्स को किनारे कर दिया गया और आज शाम शंभू बॉर्डर आम लोगों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। हालांकि खनौरी बॉर्डर अभी भी पूरी तरह नहीं खुला है, लेकिन वहां भी पंजाब पुलिस पूरे जोर शोर से काम में लगी है और उम्मीद है कि कल सुबह तक खनौरी बॉर्डर भी खुल जाएगा। फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर सफाई का काम चल रहा है। यहां पर किसानों ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली जमा करके रखे थे उन्हें हटा दिया गया है। हाईवे और उसके आसपास जो टेंट्स लगाए गए थे, जो मोर्चे बनाए गए थे, उन्हें पूरी तरह खाली करा लिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर ट्रैफिक शुरू होने से हरियाणा के जींद से पंजाब के संगरूर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज शंभू बॉर्डर खुलने की खबर आई तो पंजाब से हरियाणा आने जाने लोगों ने जबरदस्त खुशी जताई। लोगों ने कहा कि किसानों के धरने की वजह से 5 मिनट का रास्ता तय करने में घंटों लग जाते थे। पंजाब पुलिस ने आज जो एक्शन किया,
लोग कह रहे हैं कि वो एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, रश बहुत होता था जी वहाँ डेरा बस्ती के पास। तो ये प्रशासन की जो पहल हुई है बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। मेन रोड है जो इधर से पंजाब को हरियाणा से जोड़ती थी, मेन रोड यही थी। आना जाना लोगों का बहुत था। एयरपोर्ट दिल्ली पे लोग बहुत जाते थे। तो हम तो ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने मेहर किया आज हम पे, हम सुबह पढ़ के आ गए हैं। हमको बहुत खुशी हुई है, जो हमारी गाड़ी राजस्थान में पहला नंबर है जो निकल के जा रही है, बहुत खुशी है। किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अति धन्यवाद है। कहाँ से? आई एम मंडी गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब। अच्छा, कितना पहले डिस्टेंस घूम के जाना पड़ता? काफी पड़ जाता था, मतलब जो 15-20 मिनट का सफर था यहाँ से श्री मंडी साहिब ओनली 12 किलोमीटर है, इसमें 1 घंटा लग जाता था घूम के। और जो रास्ते थे वो भी बहुत मतलब खस्ता हालत थे, बहुत ज्यादा जी। हाँ जी। मैं जसबीर सिंह माला से, जो कि मैं मेडिकल की ट्रेडिंग करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई है शंभू बॉर्डर खुलने पे। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब सरकार का, क्योंकि आने जाने में जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता था हमारा अम्बाला कालका चौक से लेके राजपुरा तक, वो हमें मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट लग जाते थे। अब बात करते हैं नागपुर में हुई हिंसा की। नागपुर में हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। पुलिस ने नागपुर के 2 पुलिस स्टेशन के इलाके से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया है। बाकी 9 पुलिस स्टेशन के इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। इस दौरान बाजार खुले, लोग जरूरत का सामान खरीदने घरों से निकले। कहीं से किसी तरह के तनाव की कोई खबर नहीं आई। इसके साथ साथ पुलिस ने दंगाइयों की धरपकड़ तेज कर दी है। अब तक कुल 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इनमें 11 नाबालिग भी हैं। पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए नागपुर में दंगा भड़काने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पेज मिले हैं जिनसे साबित होता है कि बांग्लादेश से भी भड़काऊ मैसेज पोस्ट किए गए। पुलिस ने जांच के बाद दंगे के मुख्य आरोपी फहीम शहीम खान समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। पुलिस ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने बजरंग दल के प्रोटेस्ट के दौरान औरंगजेब की डमी कब्र जलाने के वीडियो को एडिट करके उसमें भड़काऊ कंटेंट और कैप्शन जोड़कर उसे वायरल किया। दूसरी एफआईआर उन आरोपियों के खिलाफ है जिन्होंने हिंसा और पथराव के वीडियो सर्कुलेट किए, उकसाने वाले कैप्शन लिखे, दंगाइयों की तारीफ की। और तीसरी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने हिंसा को मजहब से जोड़कर दंगों को जस्टिफाई किया, दंगाइयों को मजहब का बहादुर सिपाही कहा। चौथी एफआईआर में फहीम खान समेत 6 लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इन सभी दंगाइयों पर देशद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने पुलिस पर हमले को सही ठहराया और लोगों से दूसरे इलाकों में भी पुलिस पर हमला करने को कहा। इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह भी लिखा कि जो भी गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नागपुर पुलिस की साइबर सेल दिन रात काम में लगी हुई है। साइबर सेल के सभी अफसरों को सोशल मीडिया पर किए गए भड़काऊ पोस्ट की जांच करने के काम में लगाया गया है। आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार नागपुर पुलिस के साइबर सेल में गए और उन्हें बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर 17 मार्च को और उसके बाद नागपुर दंगों को लेकर भड़काऊ कमेंट्स और वीडियो मैसेजेस को चेक कर रही है। सैकड़ों पेजेस मिले हैं जिन्हें नागपुर में माहौल खराब करने के लिए एक टूल बनाया गया। राजेश कुमार ने ऐसे कई पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स हमें भेजे हैं। पुलिस जिनके खिलाफ एक्शन ले रही है उनमें से कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। यह कमेंट नवाज खान पठान नाम के शख्स का है जो बांग्लादेश का रहने वाला है। नवाब पठान ने लिखा, डोंट क्राई पजील्स, इट इज आवर टाइम। अभी तो सिर्फ अटैक किया है, अगली बार तुम्हारे घर से औरतों को उठाएंगे, हम अपनी औरतों को तैयार रखना। अगली पोस्ट में लिखा कि अगर उसका जन्म मध्यकालीन युग में होता तो बीजेपी के ब्राह्मण भक्त अपनी बेटियों की शादी उसके साथ करते। मैं आपको बता दूं कि पजीट शब्द आमतौर पर पाकिस्तानी मुसलमान भारतीय हिंदुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक तरह की स्लैंग यानी गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक और ट्विटर पोस्ट है जिसमें लिखा कि जला डालो सभी अमीर हिंदुओं के घर, तभी इनका जमीर जागेगा। इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि अगर हम तोड़ने पर आ गए तो तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। नीचे लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे बहुत सारे नारे कमेंट में लिखे गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि औरंगजेब और सालार मसूद गाजी जैसे आक्रमणकारियों की शान में कसीदे नया भारत
बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी आज बहराइच में थे। उन्होंने यहां मिहींपुरवा के तहसील भवन का उद्घाटन किया, क्योंकि यूपी में आजकल साराल मसूद गाजी की याद में नेजा मेले को लेकर विवाद चल रहा है। संभल में नेजा मेले की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन सालार मसूद गाजी की याद में सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगता है। इस मेले का भी विरोध हो रहा है। इसलिए योगी ने बहराइच में विदेशी आक्रांताओं की बात की। कहा कि सनातन को खत्म करने की कोशिश करने वालों का, आस्था को रौंदने वालों का महिमा मंडन करना देशद्रोह है। जिन आक्रांताओं ने भारत में जुल्म किए हों, उनका गुणगान नए भारत के लोगों को स्वीकार नहीं है। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। इसके बाद योगी सालार मसूद गाजी पर आए। असल में 1034 ईस्वी में बहराइच में ही महाराजा सुहेलदेव ने चित्तौरा झील के किनारे सालार मसूद को युद्ध में मार गिराया था। सालार मसूद की कब्र भी बहराइच में ही है। हर साल लाखों लोग सालार मसूद की मजार पर आते हैं। इसलिए योगी ने कहा, महाराजा सुहेलदेव बहराइच की पहचान है। ऋषि बालार्क के नाम पर बहराइच का नाम है। यहां किसी आक्रांता के लिए कोई जगह नहीं है। बहराइच में किसी की चर्चा होनी चाहिए तो वो महाराजा सुहेलदेव की, जिन्होंने एक विदेशी इन्वेडर को ऐसी धूल चटाई कि 150 साल तक किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं की। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन आज दिल्ली से हैरान करने वाली खबर आई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में आधी रात के बाद 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 13 बुलडोजर पहुंच गए। जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी तो हंगामा हो गया। असल में डीडीए ने कल रात 9 बजे मंदिर के बाहर नोटिस चिपकाया और रात 2 बजे डीडीए के अधिकारी 13 बुलडोजर और सैकड़ों पुलिस वालों के साथ मंदिर तोड़ने पहुंच गए। इतने सारे बुलडोजर का शोर सुनकर लोग जाग गए। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और डीडीए के एक्शन का विरोध शुरू हो गया। मौके पर लोकल विधायक पहुंचे। रात 3 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फोन लगाया, सारी बात बताई, डीडीए का एक्शन रोकने की मांग की। रेखा गुप्ता ने उसी वक्त अफसरों से बात की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि ये एक्शन हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है। रेखा गुप्ता ने सुबह तक एक्शन रोकने के निर्देश दिए। इसी दौरान कुछ लोगों ने एडवोकेट हरिशंकर जैन से बात की। फिर रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फाइल हो गई।
डीडीए का कहना है कि अमरनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर ग्रीन बेल्ट में बने हैं, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि ये मंदिर 40 साल से ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ समारोह करने के लिए हर साल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी से परमिशन ली जाती है। डीडीए ने भी मंदिरों के बाहर रेलिंग लगाई है। इसके बाद भी रात के अंधेरे में चुपके से मंदिरों को गिराने की प्लानिंग क्यों की गई, ये बात समझ से परे है। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 30 खूंखार नक्सली मारे गए। पहला एनकाउंटर बस्तर रेंज के बीजापुर में हुआ, यहां 26 नक्सली मारे गए। दूसरा एनकाउंटर कांकेर जिले में हुआ, यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को बीजापुर और कांकेर के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों के छुपे होने की इंफॉर्मेशन मिली। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। सुबह 7 बजे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, स्पेशल टास्क फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई और शाम होते होते 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। अब मैं आपको यूपी के मैनपुरी से आई कुछ सनसनीखेज तस्वीरें दिखाता हूं। एक अपराधी ने गांव में जबरदस्त फायरिंग की, गांव के प्रधान समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। मामला मैनपुरी के कंचनपुर गांव का है। आज सुबह आशीष उर्फ बिट्टा नाम का अपराधी अपने गैंग के लोगों के साथ गांव में पहुंचा और गांव के प्रधान प्रदीप यादव के घर पर फायरिंग शुरू की। गांव में फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन आशीष उससे पहले ही भाग चुका था। पुलिस ने आशीष का पीछा किया और शाम होते होते आशीष पुलिस के कब्जे में था। आशीष पुराना हिस्ट्री शीटर है। जब पुलिस ने आशीष को सरेंडर करने को कहा तो उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने फायर किया, गोली अपराधी के पैर में लगी और अब ये जनाब सही जगह पहुंच चुके हैं।